Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, today we are going to read out chapter number 3 from our New Oxford Modern English book 4, Pip Meets a Convict. Before starting the chapter, I would like to give you the explanation of this chapter. But before the explanation, let me give you the introduction of this story. This is a story of an orphan child named Philip Pip, and this story is written by Charles Dickens, who is known as the greatest writer of the Victorian era. He was an English writer. He created some of the world's best known fictional characters. ये स्टोरी एक 7 साल यतीम बच्चे की है जिसका नाम फिलिप प्रिप था, और इस स्टोरी को लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने. नाउ इट्स एक्सप्लेनेशन टाइम. पिप मीट्स अ कन्विक्ट. पिप का एक मुजरिम से मिलना या मुलाकात करना. आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पिप की मुलाकात एक मुजरिम से कब, कहाँ और कैसे होती है. ये स्टोरी है एक 7 साल यतीम बच्चे की जिसका नाम फिलिप प्रिप था. इस स्टोरी में फिलिप प्रिप ये बताता है कि इसके फादर का फैमिली नेम प्रिप था और इसका अपना नाम फिलिप था. लेकिन जब ये बच्चा था तो ये इसके साथ शुरू से ये मुश्किल थी कि वो ना तो अपने फर्स्ट नेम फिलिप को और ना ही अपने फादर्स फैमिली नेम प्रिप को सही तरीके से प्रोनाउंस यानी बोल पाता था. इसी वजह से वो अपने आप को पिप बोलता और लोगों को भी यही नाम बताता था. इस तरह बाकी सब लोग भी उसे पिप के नाम से पुकारने लगे और उसका नाम पिप पड़ गया. पिप कहता है कि मेरा नाम प्रिप है क्योंकि ये नाम मेरे फादर की कब्र पर लगे कतबे पर भी लिखा हुआ है और मुझे मेरी बहन ने भी मेरा नाम प्रिप ही बताया है. पिप अपनी बहन के बारे में भी बताता है. मेरी बहन शादीशुदा है और उसका शौहर एक ब्लैक स्मिथ यानी लोहार है. पिप और उसकी बहन और बहनोई एक ऐसे इलाके में रहते थे जो कि मार्शी एरिया था. मार्शी एरिया दलदल और कीचड़ वाली ज़मीन होती है. ये इलाका, ये ज़मीन इस वजह से ऐसा था क्योंकि इस इलाके में ऊपर की जानिब से एक दरिया बहता था और कुछ ही फासले पर एक समंदर था. पिप कहता है कि एक दिन मैं चर्च यार्ड में यानी गिरजा घर के साथ कब्रिस्तान में खड़ा हुआ अपने पेरेंट्स के टोम स्टोन को देख रहा था जो कि चर्च यार्ड के पीछे एक सुनसान और वीरान जगह थी. ये दलदली इलाका एक तरफ से दूसरी तरफ तक जगह जगह गढ़ों और मिट्टी के टीलों से भरा हुआ था. पिप कहता है कि मैं जिस जगह खड़ा था वहाँ से बहते दरिया की ग्रे लाइन यानी सुरमई लकीर और दूर नज़र आते समंदर को देख सकता था और ये एक सर्द दिन था यानी काफ़ी ठंड थी. पिप कहता है कि ग्रे लैंड और ग्रे स्काई यानी सुरमई ज़मीन और सुरमई आसमान के नीचे सुनसान और वीरान कब्रिस्तान में अपने वालिदैन की कब्रों के पास बैठे होने ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं एक यतीम बच्चा हूँ. इस एहसास के होते ही मैंने अचानक रोना शुरू कर दिया. कुछ ही देर बाद मुझे खौफनाक आवाज़ सुनाई दी. अपनी आवाज़ बंद करो और अपनी जगह से हिलना मत वरना मैं तुम्हारा गला काट डालूंगा. यह आवाज़ उस आदमी की होती है जो एक ग्रेव स्टोन यानी कब्र के कतबे के पीछे से अचानक नमूदार होता है. यह आदमी बहुत ही डरावनी शक्लो सूरत वाला था. वो आदमी सुरमई कपड़े पहने हुआ था और उसके पैर में एक बड़ी सी लोहे की जंजीर थी. वो एक जेल से भागा हुआ मुजरिम था. उसके जूते टूटे हुए थे और उसने सिर पर एक पुराना कपड़ा बांधा हुआ था. वो कीचड़ से लथपथ था यानी उसके कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे और उसका जिस्म जगह जगह पत्थरों और कांटों की रगड़ से छिला हुआ था. वो लंगड़ा कर चल रहा था और डर, खौफ और ठंड की वजह से कांप भी रहा था. वो ना सिर्फ मुझे डरावनी नज़रों से घूर रहा था बल्कि गुर्रा भी रहा था और वो गुस्से में दांत पीस कर मुझसे बात कर रहा था. उसने मुझे चिन से पकड़ लिया था. ये सूरत हाल देख कर मैंने उस आदमी से मिन्नत समाजत करते हुए कहा, सर प्लीज़ मेरा गला मत काटिएगा. उस आदमी ने कहा, जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ. मैंने फ़ौरन अपना नाम बताया. सर मेरा नाम पिप है. वो आदमी मुझे घूरते हुए और चीखते हुए कहने लगा, मुझे एक बार फिर अपना नाम बताओ. मैंने एक बार फिर जवाब दिया, पिप पिप सर. वो आदमी फिर मुझसे पूछता है, मुझे जगह बताओ जहाँ तुम रहते हो. ये सुनकर मैंने उस जगह की तरफ जिस तरफ मेरा गांव था जो कि चर्च से तकरीबन 1 मील के फासले पर वाक़ था इशारा करते हुए कहा, उस तरफ. ये सुनकर उस आदमी ने मुझे बहुत गौर से देखा और मुझे टांगों से पकड़कर उल्टा करके उठा लिया. अब मेरा सिर नीचे और टांगें उस आदमी के हाथ में थीं और मुझे झाड़ने लगा ताकि इस तरह जो कुछ मेरी जेबों में था वो बाहर निकल पड़े. मेरी जेबों में सिवाय एक पीस ऑफ ब्रेड के और कुछ ना था. और जब उस आदमी ने मुझे कब्र के कतबे पर बिठाया तो चर्च का उल्टा नज़र आने वाला नज़ारा अब सीधा हो चुका था. मैं कब्र के कतबे पर बैठा खौफ से काँप रहा था और वो आदमी भूखों की तरह पीस ऑफ ब्रेड खा रहा था. फिर वो आदमी यानी कॉन्विक्ट मुझसे कहता है, मेरी तरफ देखो और ये बताओ तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं. मैंने कब्रों की तरफ इशारा किया और कहा, यहाँ हैं सर.
लेकिन मेरी बात सुनकर उस आदमी ने छलांग लगाई और थोड़ा सा भागने के बजाय एकदम रुका और मेरे कंधों के पीछे देखने लगा, क्योंकि वो समझा कि शायद मेरे वालिदैन यहीं मेरे करीब में हैं। मैंने कब्र के कत्बे की तरफ इशारा करते हुए और सहमे हुए डरे हुए अंदाज में कहा, यहाँ हैं सर। मेरी बात को समझते हुए वो कन्विक्ट कहता है, ओह, और फिर कहता है, तो तुम रहते किसके साथ हो अगर तुम्हारे वालिदैन फौत हो चुके हैं और अगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूं, जबकि अभी मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़ देने के बारे में सोचा नहीं है। मैंने उस कॉन्विक्ट को बताया, मैं अपनी बहन के साथ रहता हूं जिसका नाम मिसेस जो गैरगैरी है और इसके शौहर का नाम जो गैरगैरी है और वो एक लोहार है। आहा, लोहार! और वो खुशी का इज़हार करते हुए अपने पैरों में बंधी लोहे की जंजीर की तरफ देखता है। मुझे और अपने पैरों की जंजीर को कई बार देखने के बाद वो मुझे दोनों कंधों से पकड़ लेता है और मुझे पीछे की तरफ झुकाता है ताकि मैं खौफजदा हो जाऊं, क्योंकि उसने मुझे कब्र के कत्बे पर बिठाया हुआ होता है और मेरी आंखों में घूरते हुए कहता है, अब मेरी तरफ गौर से देखो, अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो क्या तुम जानते हो फाइल क्या होती है? मैं कहता हूं, जी सर, मुझे मालूम है फाइल किसे कहते हैं। फाइल वो आरी होती है जिससे लोहे की जंजीर को आसानी से काटा जा सकता है। फिर वो कन्विक्ट एक बार फिर मुझसे पूछता है, और तुम्हें मालूम है ग्रब किसे कहते हैं? मैं जवाब देता हूं, जी सर, मुझे मालूम है, ग्रब कहते हैं खाने को। और हर सवाल के बाद वो मुझे हर बार पीछे की तरफ झुकाता चला जाता है ताकि मैं खौफजदा होकर उसके सवालों का जवाब देता रहूं। वो फिर मुझसे मुखातिब होकर कहता है, तुम मेरे लिए फाइल लेकर आओगे, और ये कहते हुए मुझे थोड़ा और पीछे की तरफ झुका देता है। उसके बाद फिर वो मुझे थोड़ा और पीछे की तरफ झुका कर कहता है, और तुम मेरे लिए खाना भी लाओगे, तुम मेरे लिए दोनों चीज़ें लेकर आओगे। मुझे फिर थोड़ा और पीछे की तरफ झुकाता है ताकि मैं खौफजदा होकर उसकी किसी भी बात से इनकार ना करूं। कन्विक्ट आखिरी बार मुझे मज़ीद पीछे की तरफ डराने के लिए झुकाते हुए धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम मेरे लिए दोनों चीज़ें नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारा दिल और जिगर निकाल कर खा जाऊंगा। मैं सूरत हाल से बुरी तरह खौफजदा हो चुका होता हूँ और इस दौरान मैं ये उम्मीद कर रहा होता हूँ कि कन्विक्ट मुझे टॉम स्टोन से कहीं नीचे ना गिरा दे। यही वजह थी कि मैंने उसे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा हुआ होता है। फिर उसके बाद उस कन्विक्ट ने मुझे पीछे की तरफ काफ़ी नीचे तक झुकाकर घुमाया और मुझे दोबारा उसी कब्र के कत्बे पर टॉम स्टोन पर बिठाकर दोबारा बोलना शुरू कर दिया और कहा, कल सुबह सवेरे तुम ये दोनों चीज़ें लेकर मेरे पास करीब ही मौजूद एक पुराने किले में आओगे, और अगर तुम मेरे लिए काम करते हो और किसी को भी मेरे बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बताते हो तो मैं तुम्हें फिर जिंदा रहने दूंगा, और अगर तुम ये काम करने में नाकाम हुए और किसी को मेरे बारे में बताया तो याद रखना, मैं तुम्हारा दिल और जिगर निकाल कर भून कर खा जाऊंगा। और वो मुझे मज़ीद डराने के लिए ये भी कहता है, तुम ये भी जहन में रखना, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, यहाँ मेरे साथ एक और जवान आदमी भी है जो यहीं मेरे साथ छुपा हुआ है। अगर तुम मेरा कंपैरिजन यानी मवाजना उस आदमी से करोगे तो जान लो कि मैं तो उस जवान आदमी के मुकाबले में तुम्हारे लिए एक फरिश्ते जैसा हूँ। यही वजह है कि मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि वो आदमी बहुत ही जालिम और संगदिल है और वो तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाएगा। और हाँ, वो आदमी यहीं पास में छुपा हुआ है और हमारी सारी बातें सुन रहा है, और उसके पास एक ऐसा खुफिया तरीक़ा है जिसके ज़रिए वो किसी भी लड़के तक आसानी से पहुंचकर उस लड़के का दिल और जिगर निकाल सकता है, और कोई भी लड़का उस यंग मैन से कहीं छुप भी नहीं सकता। चाहे लड़का खुद को कमरे में बंद कर ले, अपने बिस्तर में घुस जाए, अपने कपड़ों में छुप जाए और वो ये सब करके खुद को बहुत आरामदा और महफूज समझे, लेकिन इसके बावजूद ये आदमी खामोशी से किसी भी तरह रेंग कर उस लड़के तक पहुंचकर उसे चीर फाड़ देगा। और मैंने तुम्हें उस यंग मैन से इस वक्त बहुत मुश्किल से बचाया हुआ है और तुम्हारे नज़दीक आने से रोका हुआ है। लिहाजा अब तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? चूँकि मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया था, मैंने कन्विक्ट से कहा, मैं तुम्हारे लिए फ़ाइल और फूड लेकर उस किले में कल सुबह ज़रूर आऊँगा। ये सुनकर कन्विक्ट पिप से कहता है, ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी की कसम खाओ कि ऐसे ही करोगे जैसा तुमने कहा है। मैंने कन्विक्ट से वादा किया और फिर उसने मुझे टॉम स्टोन से नीचे उतार दिया और कहा, ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन उस यंग मैन और अपने वादे को याद रखना। कन्विक्ट की बात सुनकर मैंने डरते डरते हकलाते हुए कहा, गुड नाइट सर।
कॉन्वेक्ट ठंडी कीचड़ और ठंडे मौसम को देखकर कहता है, अभी रात मेरे लिए बहुत ही लंबी होने वाली है। काश कि मैं मेंढक या ठंडे पानी में रहने वाली सांपनुमा मछली होता, ताकि मुझे ये ठंडी रात गुजारने में कोई मुश्किल पेश ना आती। ये कहते हुए वो सर्दी से ठिठुरते हुए दोनों हाथों से अपने कंधे पकड़ लेता है, जैसा कि हम शदीद ठंड लगने पर करते हैं, और लंगड़ाते हुए चर्च की दीवार, जो कि ज़्यादा ऊंची नहीं होती, उस तरफ चला जाता है। वो धीरे धीरे वहाँ पहुँचता है, ऐसे आदमी की तरह जिसके पाँव ठंड की वजह से सुन्न होकर अकड़ गए हों। और फिर वो वहाँ पहुँचकर मुड़कर मुझे देखता है। जब मैं मुड़ रहा होता हूँ, मैं उसके इस तरह देखने से दोबारा खौफज़दा हो जाता हूँ और अपने घर की तरफ बगैर रुके दौड़ लगा देता हूँ। Now it's reading time, but dear students, before reading, let me inform you that only first 2 pages reading to be done in this video and rest of the chapters reading to be done by all of you as homework। यानी इस चैप्टर के पहले 2 सफ़ात की रीडिंग इस वीडियो में की जाएगी और बाकी रीडिंग आप सब घर पर खुद करेंगे as homework। So, before reading, we have words to know to discuss first, which to be written in your classwork copy after the title page of this chapter. Number 1 is battery, a fort, qila. Number 2 is blacksmith, a person who creates tools and objects out of metal. लोहार जो कि लोहे के औजार वगैरह बनाता है। Number 3 is churchyard, the area around a church used for burials, usually full of tombstones। कलीसिया के इतराफ का वो इलाका जहाँ ईसाई अपने मुर्दा दफन करते हैं। Number 4 is coarse, rough, खुरदरा। Number 5 is convict, prisoner, जेल से भागा हुआ मुजरिम। Number 6 is file, a metal tool with a rough edge or surface used for cutting or smoothing hard material। धात का बना हुआ एक ऐसा औजार जो सख्त मटेरियल काटने और कोई ख़ास शक्ल देने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 7 इज़ ग्रब, आम बोलचाल में खाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक नाम। नंबर 8 इज़ मार्श, अ वेटलैंड एरिया बाय वाटर यूजली कवर्ड इन स्मॉल प्लांट्स, कीचड़ वाला इलाका जहाँ छोटे पौधे उगे हुए होते हैं। नंबर 9 इज़ नीटल्स, अ वीड दैट स्टिंग्स स्किन व्हेन टच, कांटों वाले पौधे जिनसे खाल छिल जाती है। नंबर 10 इज़ ऑर्फन, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा जिसके वालिदैन इंतकाल कर चुके हों। नंबर 11 इज़ रेवनसली, ईटिंग फास्ट ड्यू टू ग्रीड और हंगर, भूखों की तरह खाना। नंबर 12 इज़ tombstone, a large flat stone standing or laid over a grave, कतबा या कब्र पर लगाया जाने वाला पत्थर। नंबर 13 is weathercock, a device in the shape of a cockerel used to show which way the wind is blowing, मेटल का एक ऐसा आला जिससे हवा की सिमत मालूम की जाती है। नंबर 14 is wilderness, a natural space that has not been shaped or lived in by people, उजाड़ और वीरान जगह जहाँ पर लोग रिहाइश इख्तियार करें। Now I am going to start the reading. Pip meets a convict. My father's family name is Prep and my first name Flip, but as a child I couldn't say either, so I called myself Pip, and then so did everyone else. I say that my name is Prep because that's what is written on my father's tombstone, and it is what my sister told me. My sister is married to the blacksmith. We lived in a marshy area down by the river a few miles from the sea. One day I stood in the churchyard and looked over my parents' tombstone at the dark flat wilderness beyond the churchyard. The marshes were crisscrossed with ditches and mounds. In the distance I could see the grey line of the river and then far away the sea. It was a cold day. The grey land and the grey sky made me feel sad. I suddenly realized that I was an orphan and I began to cry. "Hold your noise!" cried a terrible voice. It came from a man who had just stepped
out from behind a gravestone. "Keep still, or I will cut your throat." This man was frightening. He was dressed in rough grey clothes and he had a big iron chain on his leg. He was an escaped convict. His shoes were broken and he had an old rag tied round his head. He was dirty from being soaked in the muddy water from the ditches. He was covered in scratches from needles and stones. He limped and shivered and glared and growled. His teeth chattered in his head as he seized me by the chin. "Oh, don't cut my throat, sir," I pleaded in terror. "Tell me your name," said the man. "Quick." "Pip, sir." "Once more," said the man, staring at me louder. "Pip, Pip, sir." "Show me where you live," said the man. "Point out the place." I pointed to where our village lay, a mile from the church. The man looked at me closely. Then he turned me upside down and emptied my pockets. There was nothing in them but a piece of bread. The upside down view of the church righted itself when he placed me on a high tombstone. I sat trembling while he ate the bread ravenously. "Now look here," said the man. "Where are your parents?" "There, sir," said I. The man jumped and made a short run, but then he stopped and looked over his shoulder. "There, sir," I timidly said, pointing to the tombstone. डियर स्टूडेंट्स, जो स्लाइड आप इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुछ ज़रूरी हिदायत हैं। इसमें ये बताया गया है कि सवाल जवाब और तमाम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज आपने अपनी स्कूल की क्लास वर्क कॉपी में करनी है। डियर स्टूडेंट्स, हेयर कम्स द टाइटल पेज ऑफ द टॉपिक Pip meets a convict. So, before starting to write down the question answers and the relevant exercises from the textbook, all of you will make a beautiful and proper title page of this topic as shown on your screen. Now, I am going to read the question answers of the topic Pip meets a convict. So, all of you need to hear me out carefully. Question number 1. What was Pip's full name? Pip's full name was Flip Prip. Question number 2. Where did he live and with whom? Pip lived in his sister's house with his sister and her husband, the blacksmith, Mr. Joe Gargery. Question number 3. Why did Pip start to cry in the graveyard one day? Pip started to cry in the graveyard one day because he realized that he was an orphan and felt sad. He is also made to feel sad by the grey land and sky. Question number 4. What did the convict tell Pip to get for him? The convict told Pip to get him a file and some grub. Question number 5. Where and when did the convict want to meet him again? The convict wanted to meet Pip early the next morning at the Battery.